न जाने किसकी नजर लग गई थी पैरों को, ताउम्र चलते रहे और कहीं नहीं पहुंच पाए। एक ऐसा इतिहास का योद्धा जिनको ये पता चला कि कोर्ट के जज द्वारा फैसले में मुझे फांसी की सजा सुनाई गई है, और जब फांसी की सजा होने वाली थी तो फांसी देने वाले पुलिसकर्मी, जज या फिर वकील आकर कहते हैं कि चलिए आपका फांसी का समय हो चुका है। तब वो वीर योद्धा कहता है, ठहरिए भाई साहब, मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं मेरा अभी टॉपिक अधूरा है। पहले मैं किताब पूरी करूंगा, उसके बाद आपके साथ फांसी के फंदे पर लटकने के लिए चलूंगा। नमस्कार, मैं हूं बीएल मीना और आज हम बात कर रहे हैं विश्व के उस महान युवा जिसे कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह, जिसकी बात आज मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं। कौन कौन सी बात? 23 साल का वो योद्धा, उसमें ऐसा क्या था कि भारत से लेकर लंदन तक ब्रिटिश हुकूमत हिल जाती थी। 23 साल के विद्यार्थी की क्या था उसके पास? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, वो कौन सा साहस था, वो कौन सा विश्वास था कि जब वो असेंबली में बम फेंकते हैं और बम फेंकने के बाद चंद्रशेखर आजाद उनसे कहते हैं कि भागना है, लेकिन वो कहता है भागूंगा नहीं, मैं पुलिस को अपने आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। वो ताकत किस में होती है आज? वो योद्धा जो कहता है कि मुझे फांसी पर नहीं लटकाएं, मैं शहीद हूं, मेरे को गोली से शूट किया जाए। और वो योद्धा जो अपने पिता से, अपनी मां से, अपने वकीलों से, अपने भाइयों से, अपने चाचा से और पूरे भारत की आम जनता से कहते हैं कि जब मेरा मुकदमा चलेगा तब कोई मेरी पैरवी नहीं करेगा, क्योंकि मैं 23 साल में फांसी पर इसलिए चढ़ना चाहता हूं कि मैं एक भगत सिंह नहीं, मैं सैकड़ों भगत सिंह पैदा करना चाहता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों और मेरे दोस्त और साथियों, आज वो दिन है कि 23 मार्च 1931 को भारत के हर घर की मां को चिंता थी कि 24 मार्च को फांसी लगने वाली है। जनमानस पूरी तरह आंदोलित था, लेकिन 12-13 घंटा पहले है, एक दिन पहले वो फांसी क्यों दी गई थी? छोटी छोटी वो बात जो एक विद्यार्थी को जाननी होती है कि गांधी जी न चाहते हुए भी उनको नहीं बचा पाए। ये इल्जाम भी लगता है गांधी जी पर। क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? तो चलते हैं हम आज एक एक पॉइंट की ओर। उस महान वीर योद्धा की गाथाएं एक शानदार तरीके से मैं आपके सामने पेश करता हूं प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आइए। इनका जन्म 27 सितंबर और 1907 को कहां हुआ था? वहां हुआ था जहां आज हम नहीं हैं, वो पाकिस्तान है। पंजाब में बड़ा गांव है, लायलपुर है। ये इनकी माता है विद्यावती कौर, ये इनके पिता है किशन सिंह। जब इस भाई का जन्म हुआ था उस समय ये पिता जेल में थे। बोलिए बताइए, या तो ऐसा उदाहरण भगवान कृष्ण का है कि उनका जन्म जब हुआ था तो उनके पिता जेल में थे। उदाहरण तो बहुत है, लेकिन इस वीर योद्धा का भी उदाहरण है कि जब इनका जन्म हुआ था तब इनका पिता जेल में थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक एक चीज को जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो समझते जाइए, आनंद आएगा। और ना जाने किसकी नजर लग गई थी पैरों को, ताउम्र चलते रहे कहीं नहीं पहुंचे। ये बात मैं आपके लिए बोल रहा हूं, भारत के उस हर युवा के लिए बोल रहा हूं जो भटक गया है, भारत के उस हर बेरोजगार के लिए बोल रहा हूं जो पहली क्लास से लेकर बीए तक, एमए तक पढ़ाई करता है, लेकिन कंपटीशन की परीक्षा जैसे ही सामने आती और फेल हो जाता है और पता नहीं चलता है कि मैंने पढ़ाई क्यों करी थी। भारत के उस हर बेरोजगार विद्यार्थी को
भगत सिंह से सीखना चाहिए कि उनका लक्ष्य, एक 12 साल का विद्यार्थी जो दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य हो सकता है, अरे हम हमारे छोटे से गांव को नहीं सुधार पाते, हम हमारे छोटे से गांव क्या, हमारे अड़ोसी पड़ोसी आगे और पीछे काका बाबाओं को नहीं सुधार सकते, लेकिन उसका जज्बा, उसका साहस, उसका लक्ष्य क्या था? संपूर्ण हिंदुस्तान को आजाद करा करके अंग्रेजी हुकूमत को यहां से मैं भगाऊंगा। ये था वो वीर योद्धा। चलिए तो आप आइए एक एक तरफ देखते जाते हैं। जब उन्होंने कहा अपनी मां से, मैं आजाद करना चाहता हूं इस भारत को, मां ने कहा कि बेटा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अंग्रेजों के पास बंदूकें हैं। वो बालक, कौन सा बालक जो खिलौनों से खेल रहा था, बाजार गया, छोटी छोटी बंदूक, जो खिलौनों की बंदूक होती थी, जो हम चलाते हैं दीपावली पर टिमिंचा, जब हम ऐसे चलाते हैं खुश होते हैं, बाजार में जाने के बाद उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं बंदूक उगाऊंगा, अर्थात मैं बहुत सारी बंदूक पैदा करूंगा। देखिए क्या जज्बा था भगत सिंह में कि उन्होंने बाजार से लाकर, प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से देखिए ये बंदूक उगाई थी, इस भरोसे के साथ कि एक दिन ये बंदूक बहुत बड़ी होगी, बहुत सारी बंदूक हो जाएगी, मैं और मेरे युवा साथी इस बंदूकों से अंग्रेजों का सामना करेंगे। ये जज्बा था भगत सिंह में। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी तरह, हमारी तरह वो भी स्कूल में पढ़े थे। उनके पिता का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ करके अच्छी सरकारी नौकरी लगेगा। ये डीओवी कॉलेज, सॉरी स्कूल है, कॉलेज बन गई बाद में। और इसके बाद जब वो स्कूल में पढ़ते थे, मात्र 12 साल के थे, विश्व के इतिहास में एक ऐसी घटना, निर्दोष लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे महिलाएं, ऐसे मजदूर, ऐसे व्यापारी, ऐसे छात्र, जिन्हें यह पता नहीं था कि हम यहां क्या करने वाले हैं, अपने लीडरों के कहने पर अमृतसर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इतिहास को हिला दिया। वो जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की, जब वो बालक, आपका चहेता भगत सिंह, मात्र 12-13 साल का हुआ करता था। प्रिय विद्यार्थियों, और जब उनको पता चला कि ये निर्दोष और निहत्थे हजारों लोग मारे गए हैं, वो नहीं थे यहां पर, वो तो अपने घर पर थे, छोटे बच्चे थे, खेला कूदा करते थे। 12 साल का बच्चा क्या करता है आप बताओ? हम लोग गिल्ली डंडा खेला करते थे। लेकिन जब उसे पता चला, किसे? भगत सिंह को, कि ऐसी घटना को अंजाम दिया है अंग्रेजी राज ने, वो अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों से बिना पूछे 12 मील पैदल चल के, लगभग 33-34 किलोमीटर, और वो बालक शहीद भगत सिंह जलियांवाला, जहां घटना घटी थी, एक दिन पहले वहां पहुंच करके और सौगंध खाते हैं उस मिट्टी की, और एक मिट्टी को लाल कपड़े में लेकर के अपने घर जाएंगे और एक लक्ष्य बनाएंगे, गोल बनाएंगे कि मैं इन अंग्रेजों को एक दिन यहां से भगाऊंगा और इन निर्दोष निहत्थे लोगों के लिए आजादी का मार्ग प्रशस्त करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, ये है वो घटना कि जब वो वहां से पैदल चलता है 33, 34, 35 किलोमीटर, और वहां जाकर के लाल कपड़े में जलियांवाला, जहां पर वो खून था, खून से वो संधी हुई मिट्टी, वहां जब वो पहुंचता है तो सौगंध खाता है और उसकी पूजा करता है कि मैं एक दिन इन अंग्रेजों से बदला लूंगा। ये है वो भगत सिंह का प्रण,
यह है वो भगत सिंह का संकल्प, यह है उस शहीद आजम भगत सिंह का संकल्प। हम छोटी सी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते किताब पढ़ करके, लेकिन जिसका साहस बड़ा हो, जिसके इरादे बड़े हो, सपने बड़े हो। बोलिए भारत देश कितना बड़ा था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और ऐसा युग जहां पर अंग्रेज हमेशा कोड़ा मारा करते थे। एक विद्यार्थी के दिल में उसकी क्या कसक थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, सपना लीजिए, बड़ा संकल्प लिया करो और देखिए क्या कसम खाता है कि इस मिट्टी को ले जाएगा और घर जाकर के रखेगा। और इनकी बहन जब इसे कहेगी क्या है इस कपड़े में, तब वो कहता है कि इस कपड़े में उन महान लोगों के रक्त से संधी हुई वो दर्पण है जिसे मैं डेली देख करके अपना प्रतिबिंब देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस दर्पण को यदि नहीं देखूंगा तो मैं खुद अपने आप को नहीं देख पाऊंगा। ये था वो जज्बा, ये था वो जोश। आगे देखिए, यहां से जैसे ही उनके मन में आग धधकती है तो विश्व में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, आयरलैंड में बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, इटली में क्रांतिकारी हुए, रूस में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी थे। तो ये जो बालक है भगत सिंह, इनके बारे में जैसे ही नाम आता है भगत सिंह तो लगता है कि भगत सिंह के हाथ में बंदूक होगी। ये भगत सिंह बंदूक वाला नहीं था, ये भगत सिंह तो विश्व के उन महान लोगों की गिनती में आता था जो 24 घंटे में स्नान करने के बाद, सोने के बाद हमेशा पढ़ते थे। उन महान क्रांतिकारियों की जीवनियों को इतनी किताब पढ़ डाली, कहा जाता है कि राजा राम के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा पढ़ाकू था इस भारत में तो वो भगत सिंह थे। संकल्प लिया, निर्णय लिया। अरे कहां से आता है ये संकल्प और ये निर्णय? चाय की थड़ियों पे बैठने से नहीं आता है, किताबों में है सब कुछ। और कहा जाता है कि जिसने किताबों से दोस्ती करी है वो इतिहास में अमर हो जाता है। ध्यान रहे, किताब ही सबसे अच्छी मित्र मानी गई है। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड, जलियांवाला बाग के बाद में उन्होंने क्रांतिकारियों की जीवनियों को पढ़ के अपने आप को क्रांतिकारी बनाना चाहते थे। थोड़े दिन बाद में देखिए 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल गांधी और भगत सिंह को अलग अलग दिखाया गया है, लेकिन बिल्कुल भगत सिंह गांधी के मार्ग पर ही चलने वाला बालक था। और देखिए उन्होंने, गांधी जी जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे उस समय भगत सिंह ने गांधी के आंदोलन में हिस्सा लिया। 13 साल के बालक ने अंग्रेजों के सामने उनके कपड़ों की, उनकी किताबों की, उनके बहुत सारे सामानों की होलियां जलाई थी। विदेशी वस्तुओं को जला करके साबित किया था कि मैं उस मार्ग पर चलना चाहता हूं जिस मार्ग पर चलने से भारत की आजादी मिलती है। आप स्पष्ट रूप से देखिए, लेकिन एक घटना घटती है और वो घटना है 5 फरवरी 1922। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है चोरी चोरा, जहां क्या हुआ, असहयोग आंदोलन चल रहा था। बहुत सारा जनमानस इकट्ठा हो रहा था। छोटी सी घटना ने वहां पर क्या किया, जनमानस उद्वेलित हो गया और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस का जो थाना था वह जनता आगे बढ़ गई और इसे आग लगा दी, जहां पर 20-25 सिपाही मर गए, जल गए। और ये घटना एक सामान्य घटना मानी जाती है इस तरह के आंदोलन में। किसकी नजर में? भगत सिंह की नजर में। किसकी नजर में? सुभाष की नजर में। लेकिन गांधी का नजरिया अलग था। गांधी ने कहा कि नहीं, आंदोलन अहिंसक होना चाहिए था और ये आंदोलन हिंसा का रूप ले चुका है। गांधी ने आंदोलन वापस लिया। भगत सिंह असहज हो गए और भगत सिंह ने अपने साथियों से डिस्कस किया। भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी वीर दोस्तों से डिस्कस किया कि यदि भारत को आजाद करना है तो हमें अहिंसा के मार्ग से हट करके एक सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा ही किया माय डियर फ्रेंड्स।
ये वो घटना है, ये वो जीप जलाई हुई है चोरी चोरा हत्याकांड की। भगत सिंह यहां से मार्ग बदल लेते हैं और अहिंसा के स्थान पर वो सशस्त्र एक क्रांति पैदा करना चाहते हैं भारत में, और वो ऐसा ही करने वाले हैं। अपने परिवार वालों ने भगत सिंह का दाखिला लाहौर के कॉलेज में करा दिया, जिसे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया था। अब वो लाहौर में जब पढ़ने लगे, वहां उनका बहुत सारे क्रांतिकारियों से, अपने शिक्षकों से, अपने दोस्तों से संपर्क हुआ। उनमें महत्वपूर्ण हैं लाला लाजपत राय, महत्वपूर्ण है रास बिहारी बोस। अब वहां उनकी क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। वो डिग्री नहीं लेना चाहते, वो पढ़ते तो सबसे ज्यादा थे, लेकिन वो किताब सिलेबस की नहीं पढ़ते थे। वो किताब नहीं पढ़ते थे जिनको पढ़ने से नौकरियां लगती है। वो किताब पढ़ते थे क्रांतिकारियों की जीवनियों को, वो पढ़ते थे मार्क्स के विचारों को, वो पढ़ते थे लेनिन के विचारों को। और जैसे ही उन्होंने मार्क्स और लेनिन के विचारधारा को पढ़ा, तो वो भारत में समाजवाद और पूंजीवाद के, समाजवाद का समर्थन करके पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहते थे, एक सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। जैसे ही माय डियर फ्रेंड कॉलेज में पढ़ने लगे, धीरे धीरे वो पढ़ाई की तरफ बढ़े, क्रांति की आगे बढ़े। 1922, 23, 24 में क्रांतिकारी अपना काम कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, बहुत सारे क्रांतिकारी अपना अपना काम कर रहे थे। इसी बीच काकोड़ी षड्यंत्र कांड हुआ था। अब भगत सिंह सबसे मिल चुके हैं। चंद्रशेखर अपना काम कर रहा है, भगत सिंह अपना काम कर रहा है, अशफाक उल्ला अपना काम कर रहा है, हर क्रांतिकारी अपना काम कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं आगे भगत सिंह? अब यहां से घर वाले क्या करना चाहते हैं? कॉलेज में जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो घर वालों का एक कोई फर्ज होता है। देखिए क्या करना चाहते हैं घर वाले। घर वाले भगत सिंह की शादी करना चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह ने किससे शादी की? क्रांति से। भगत सिंह ने किससे शादी की? साहस और वीरता से और अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने से। ये था संकल्प, ये था लक्ष्य। अब वो शादी का जैसे ही उनको पता चला कि लाहौर से घर वालों ने जैसे ही उनको बुलाया, लेकिन वो कानपुर भाग गए। और कानपुर भाग करके चले गए तो प्रिय विद्यार्थियों, कानपुर में वहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर में पहले से ही गणेश शंकर विद्यार्थी था, जहां प्रताप नामक पत्र पत्रिकाएं निकालता था। यह है प्रताप और शिवाजी का ओज, जिनके नाम से पत्रिकाएं निकलती थी। ये त्याग और बलिदान की भारत की भूमि। जैसे ही शहीद भगत सिंह कानपुर पहुंचे, गणेश शंकर विद्यार्थी से उनका संपर्क हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी हमेशा वही लिखा करते थे जो क्रांतिकारियों को चाहिए होता था। धीरे धीरे यहां से एक कहानी आगे की तरफ बढ़ती है प्रिय विद्यार्थियों। और भगत सिंह कानपुर में रह करके सबसे मिले। क्रांतिकारी अपना काम कर रहे थे। 1927 में इस देश में एक अलग प्रकार का अवसर आया। अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में हो क्या रहा है, भारत की राजनीति किधर जा रही है, भारत का क्रांति, भारत का यूथ किधर जा रहा है। अर्थात हम भारत को देखना चाहते हैं, अर्थात हम भारत को अच्छा करना चाहते हैं, अर्थात भारत को हम किस स्तर से जांचें। एक साइमन कमीशन आया, और ये साइमन कमीशन जब आया 1927-28 में, तो पूरे देश में साइमन का विरोध हो रहा था। 1928 को ये साइमन कमीशन जैसे ही लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, वहां लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह और अन्य साथियों ने
साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन का जब विरोध किया तो साइमन कमीशन के विरोध करते समय अंग्रेजी सरकार के उन सिपाहियों ने बंदूकों से, लाठियों से विरोध करने वालों पर प्रहार किया और प्रहार करते समय लाला लाजपत राय के बहुत ज्यादा गंभीर चोट आ गई थी। अब बहुत ज्यादा गंभीर चोट आ गई थी तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो गई थी तो माय डियर फ्रेंड क्या हुआ, भगत सिंह के दिमाग में बैठ गया कि हम निर्दोष थे, हम बिल्कुल शांति से केवल विरोध कर रहे थे। और उस समय माय डियर फ्रेंड्स लाहौर में जो पुलिस अधीक्षक था स्कॉट और पुलिस उप अधीक्षक था सैंडर्स, इन्होंने अपने सिपाहियों से जब वहां पर लाठीचार्ज करवाया तो भगत सिंह की नजर थी कि स्कॉट और सैंडर्स अब इनको हमें सबक सिखाना है। तो माय डियर भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ ये तय किया कि हमें स्कॉट की हत्या करनी है, अर्थात अब हम इनमें भय पैदा नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर ऐसे ही लाठी चार्ज करते रहेंगे, ये हमें दबाना चाहते हैं, ये हमें भयभीत करना चाहते हैं। लेकिन यदि हमने यदि पुलिस अधिकारियों को हमारी मंशा नहीं बताई तो हमारे भारत की जनता हमारे पीछे नहीं खड़ी रहेगी। भगत सिंह चाहते थे कि भारत का जनमानस हमारे पीछे खड़ा हो जाए। अब उनका इरादा था कि हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अच्छा मजबूत लक्ष्य बना चुके हैं कि हमें पुलिस अधीक्षक स्कॉट की हत्या करनी है। देखिए अब क्या होता है, बंदूकें इधर उधर से ली जाती है, आपस में दोस्त वार्तालाप करते हैं। अब वो वार्तालाप कैसे होगा जो आप देखेंगे, भगत सिंह, उनके दोस्त गोपाल दास, शिवराम आपस में बात करते हैं कि मैं इधर से आऊंगा, तू इधर खड़ा होगा, शिवराम तू क्या करेगा, तू साइकिल पर नीचे उतर के और चैन को यूं घुमाता रहेगा, पुलिस को लगेगा कि साइकिल खराब हो गई। चंद्रशेखर बगीचे में खड़ा रहेगा और मैं बंदूक चलाऊंगा। तो क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, जैसे ही ये योजना उन्होंने बनाई, ये योजना बना रहे, देखो जयगोपाल, चंद्रशेखर, राजगुरु आदि, तो इन्होंने योजना न बनाई कि जैसे ही स्कॉट आएगा आप मुझे इशारा करोगे। अब हुआ क्या, जयगोपाल ने सैंडर्स जैसे ही आया, उप अधीक्षक, जैसे ये मारना नहीं चाहते थे, ये किसको मारना चाहते थे, पुलिस अधीक्षक स्कॉट को, लेकिन जयगोपाल ने इशारा किया और भगत सिंह ने बंदूक चलाई। देखिए ये सैंडर्स है, मारा किसको, मारा जाना था स्कॉट को, पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारना था, लेकिन भाग्य से और तकदीर यहां पर आता है और सैंडर्स मारा जाता है। अब जैसे ही ये मार करके साइकिल से भाग रहे हैं, कौन, दोनों, उसी समय क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, चमन सिंह नाम का ये सिपाही है, कौन है, चमन सिंह नाम का ये सिपाही साइकिल से भागते हुए भगत सिंह के पीछे जैसे ही भाग रहा था, वहीं बगीचे में खड़ा हुआ था चंद्रशेखर। कौन खड़ा हुआ था, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने कहा था भागे मत, अंदर गोली मार दूंगा, लेकिन चमन सिंह रुका नहीं और चंद्रशेखर ने इसे भी गोली मार दी और चमन सिंह भी ढेर हो गया। ये सैंडर्स हत्याकांड जब हुआ तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लंदन तक, जहां जहां ब्रिटिश राज, कहते हैं न कि
अंग्रेजी राज तो इतना फैला हुआ था कि उसका तो कभी सूर्य नहीं अस्त होता था। जहां जहां ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी जड़ें हिल गई कि भारत का युवा, भारत का वो वीर साहसी जिसने पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक को सामने से मारा है, अर्थात क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बहुत ज्यादा हो रही है। ये ताकतवर युवाओं से कैसे बदल लेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों, कहते हैं ना कि न संघर्ष न तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में। तूफान भी खप जाएंगे जब लक्ष्य रहेगा सीने में। अरे जब लक्ष्य बन जाता है ना तो कुछ नहीं दिखता है। अरे जब गोल बन जाता है कुछ नहीं दिखता है। बस चाहे नदी हो, चाहे शेर हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, जिसको गोल मिल गया, जिसने लक्ष्य बना लिया, वो देखता नहीं है कि पहाड़ चढ़ना है, देखता नहीं है नदी पार करना है। ये इतिहास कहता है कि नेपोलियन जब आल्प्स चढ़ रहा था तो पता ही नहीं चला कब चढ़ गया। ये सिकंदर को पता है कि जब वो झेलम पार कर रहा था तो कैसे कर गया, क्योंकि सीने में जब गोल होता है, जब लक्ष्य होता है तो ये होता है। अरे पुलिस अधीक्षक को मारना, बंदूकें लेना इधर उधर से, और उस जमाने में कि जब पूरी दुनिया में उनका सूर्य अस्त नहीं होता है। मैंने आप सभी कहा कि जैसे ही सैंडर्स की हत्या हुई अंग्रेजी राज हिल गया। अब क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां से ये क्या करेंगे? देखिए, भगत सिंह सिख सरदार है, जहां दाढ़ी और बाल होते हैं। अब इनको भेष बदलना पड़ेगा क्योंकि ये पहचाने जाएंगे, पकड़े जाएंगे। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज ये खोखली दुनिया के द्वारा बनाए गए हैं। ये भगत सिंह वो व्यक्ति है जो कहता है कि धर्म राजनीति से अलग होना चाहिए। ये वही भगत सिंह है जो कहता है मैं नास्तिक क्यों हूं। ये वही भगत सिंह है जो कहता है कि स्वर्ग और नरक दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। ये वही भगत सिंह है जो कहता है कि पुनर्जन्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जो इसे जानते तक नहीं है। और आपको दोबारा बोलता हूं, जब कोई व्यक्ति मरने के बाद ही ऊपर जाएगा, अर्थात स्वर्ग और नरक की कहानी तो यह है माय डियर फ्रेंड्स, मरा हुआ आदमी कभी वापस नहीं आएगा और जिंदा आदमी कभी वह ऊपर स्वर्ग में जाएगा नहीं। तो बताइए, स्वर्ग और नरक की तो कपोल कल्पना है। अब इन्होंने अपनी दाढ़ियां कटाई और बाल कटाए और टोपी, एक ब्रिटिश युवा की तरह देखना चाहते थे, ऐसा ही इन्होंने किया। और माय डियर फ्रेंड, ये सब इनको इसलिए करना था कि ये क्या करना चाहते थे? आजाद भारत करना चाहते थे, अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। आज बहुत बार लड़ाइयां आप देखते हो विदेशों में भी और भारत में भी, कभी कृपाण पर, कभी बाणों पर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन एक वो भगत सिंह जो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को खोखला मानते थे, क्योंकि उनका इरादा था भारत की आजादी। बड़ा जब इरादा होता है तो तुच्छ चीजें कहीं काम नहीं करती है। अब इन्होंने अपना भेष इस तरह से बदल लिया माय डियर फ्रेंड। और अब ये भेष बदलने के बाद जैसे ही इन्होंने भेष बदला, धीरे धीरे ये और क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, सैंडर्स की हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार सचेत हो गई, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहती है। अब ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? असेंबली में, जनरल असेंबली अर्थात दिल्ली में 2 बिल पारित करना चाहती है। कौन से बिल हैं वो पारित करना चाहती है? जन सुरक्षा का बिल है एक, दूसरा मजदूर हड़ताल नहीं कर सके। जन सुरक्षा वाला जो बिल है उसका मकसद है कि क्रांतिकारी जहां पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, उन्हें किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाना जरूरी है।
जैसे ये भनक सरकार की भगत सिंह के कानों में पड़ी, अब भगत सिंह दिल्ली से, कानपुर से निकलकर कलकत्ता पहुंच गए। और जब कलकत्ता पहुंच गए, उनको पता चला कि वहां पर जतिन दास बम बनाना जानता है। भगत सिंह के दिमाग में ये बात बैठ गई थी प्रिय विद्यार्थियों, कि जब ये ब्रिटिश सरकार इस तरह के कानून अर्थात एक्ट, अध्यादेश असेंबली में लाएगी, वहां बम फेंका जाएगा। बम ऐसा होना चाहिए जो केवल आवाज करे, बम ऐसा होना चाहिए जिसमें से भयंकर धुआं निकले, बम ऐसा होना चाहिए जिससे कोई हताहत नहीं हो। अब ये कलकत्ता पहुंच गए। जब भगत सिंह कलकत्ता पहुंचे तो इनके दोस्त इनको हरि के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से? हरि के नाम से। और जैसे ही माय डियर फ्रेंड ये कलकत्ता पहुंचे, ये ब्रिटिश सरकार योजना बना रही है बिल एक्ट पारित करने का। जैसे ही भगत सिंह कलकत्ता पहुंचे तो वहां उनके दोस्त जतिन दास बम बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। आप देखिए, क्या हम पढ़ करके छोटी मोटी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते? इतना हताश हो जाते हैं अगला व्यक्ति, अगला भाई, इसमें देखो दम क्या है यार। कलकत्ता पहुंच गया, बम बनाना सीख रहा है। इरादा जब बड़े होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें छोटी हो जाती है। कैसे होती है? आंखों में मंजिल थी, आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की लेकिन चिराग जलते रहे। इनके दिमाग में चिराग जलता रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन असेंबली में जब एक्ट अध्यादेश लाया जाएगा उसे पारित होने नहीं देना है। जैसे ही हम बम फेंकेंगे तो वहां पारित कराने वाले, मत देने वाले, समर्थन और विपक्ष जो होगा वो असेंबली से भागेगा। ये इरादा था। बोलो कितना बड़ा इरादा लेकर के चल रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड, कलकत्ता में इन्होंने इस तरह की योजना बनाई। धीरे धीरे वहां से ये आगरा आ गए और आगरा में वो बम बनाने का कारखाना इन्होंने सेट कर लिया था। अब बात आती है एक्टों की, तो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब क्या हुआ माय डियर? असेंबली में बम तो ये गिराएंगे, लेकिन तय हुआ कौन फेंकेगा। चंद्रशेखर भाई हमेशा दिमाग का काम तो लेता था। ये चाहता था कि भगत सिंह इस काम को नहीं करें, क्योंकि वहां से भागना बहुत कठिन है। असेंबली में बम गिरा दिया जाएगा और बम गिराने के बाद में भाग नहीं सकते, पुलिस पकड़ेगी। लेकिन भगत सिंह के दिमाग में जो भीतर चल रहा था, इसको कोई भी साथी नहीं समझ पाया और चंद्रशेखर तो समझ ही नहीं पाया कि जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकना चाहता है तो भगत सिंह भागना ही नहीं चाहता, क्योंकि भगत सिंह के मन में था हम बहरों को आवाज सुनाना चाहते हैं, हम बहरों को और गूंगों को आवाज सुनाना चाहते हैं, हम इंकलाब लाना चाहते हैं, हम साम्राज्यवाद को मुर्दाबाद करना चाहते हैं। मैं भागूंगा नहीं और बम मैं ही फेंकूंगा। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड ये दोस्त आपस में योजना बना रहे हैं और अब वो समय आ चुका है कि असेंबली में बम गिराया जाएगा। बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि बम ऐसी जगह गिराया जाएगा जहां पर खाली जगह हो। बम इस उद्देश्य से गिराया जाएगा कि कोई हताहत नहीं हो। और माय डियर फ्रेंड 8 अप्रैल 29 को जब ये बम गिराया तो देखो सब भाग गए थे। अध्यादेश जारी हो रहा था, केवल 2 व्यक्ति बचे थे, बैठे रहे, एक मोहम्मद अली जिन्ना साहब और एक मदन मोहन मालवीय साहब।
ये इस प्रकार से देखिए, ये बम गिराया गया। अब ये भागेंगे नहीं और ये क्या करेंगे, पुलिस को खुद समर्पण कर देंगे, अपने हाथ आगे कर देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इनका इरादा भागने का क्यों नहीं था? अब सवाल आता है कि भगत सिंह साहब भागना क्यों नहीं चाहते थे? भगत सिंह साहब इसलिए भागना नहीं चाहते थे कि वो भारत की युवा पीढ़ी को एक विचार देना चाहते थे कि हम डरपोक नहीं हैं, हम मर मिटना चाहते हैं हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इसलिए वो भागना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको पता है कि हमारी जब जेल होगी तो क्या होगा। तो भगत सिंह यहां पर क्या कह रहे हैं भारत की युवा पीढ़ी को? भगत सिंह कह रहे हैं कि जब कोर्ट में आपस में पैरवी हुआ करेगी, हमारी आवाज, हमारे विचार वहां रखे जाएंगे। हम क्या चाहते हैं, हम पैरवी करेंगे, हमारी बात को हम रखेंगे। हम भाग जाएंगे तो हमारी बात को भारत का जनमानस कैसे सुनेगा? प्रिय विद्यार्थियों, गिरफ्तार हो गए और जेल जाने का समय भी आ गया। अब ये तो जानते ही हो, भगत तो भगत ही था, जेल में जाके वही गड़बड़ी, क्योंकि झुकना तो जानता ही नहीं था, झुकना तो जानता ही नहीं था। जेल में गया तो वहां पर अंग्रेजों ने क्या किया इनके साथ? अंग्रेजी जेलर जो होते थे इनको गलत खाना देते थे। कहा जाता है इनकी दाढ़ों में कंकर डाल देते थे, सूखी उठी रोटी देते थे, बासी रोटी देते थे। भाई ने क्या किया भाई? हड़ताल कर दी। अब बताइए, बहुत सारे लोग जिन्होंने जिंदगी में पढ़ाई नहीं कर रखी कहते हैं कि वो गांधी के मार्ग से दूर थे। अरे यार, गांधी के मार्ग से दूर होते तो वहां हड़ताल क्यों करते? और विश्व के इतिहास में सबसे पहली हड़ताल, सबसे तगड़ी हड़ताल, सबसे ज्यादा लंबी हड़ताल इस जेल में भगत सिंह द्वारा की गई थी। और इनके दोस्त जतिन दास हड़ताल में 64 दिन बाद भूख से तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन अपने इरादे से हटे नहीं। यह है वो भगत सिंह। झगड़ा होता था, डरने का तो नाम ही नहीं लेते थे, ठोक देते थे वहीं पुलिस वालों को। यह है वो भगत सिंह। अब लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, जेल में रहते हुए अब यहां फांसी की सजा का अंग्रेज मौका का फायदा उठाएंगे। तो क्या हुआ माय डियर फ्रेंड? 26 अगस्त 1930 को ये जो कोर्ट चल रहा है, देखो ये जो कोर्ट चल रहा है, ये फांसी की सजा के लिए इन्हें दोषी ठहरा देता है। और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा होने लगती है। जेल में रहते हुए हजारों किताब पढ़ रहा भाई क्रांतिकारियों की। फांसी का जैसे ही पता चला, हा हंस गए तीनों, मुस्कुराहट, बस पढ़ता रहा अपनी किताबों को। कोई विचलन नहीं, कोई मतलब एक पल भी असहजता नहीं। पढ़ रहा है, मस्त है, चाहता ही तो वो है। अब बताइए क्या उद्देश्य है? एक विचारधारा है। भगत सिंह, गांधी, मार्क्स, कार्ल मार्क्स आदि जिनके विचारधारा थी, इसी तरह का एक भगत सिंह का दर्शन है। वो चाहते हैं युवा पीढ़ी को भारत में हजारों भगत सिंह पैदा करना। भयभीत तो वो होना जान सीखे नहीं पैदा होने के बाद। अब माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ? वो पढ़ाई करते रहे, उन्हें फांसी की सजा हो चुकी थी 7 अक्टूबर 1930 को। अब ये वो समय है 1930 का जब इस भारत में महात्मा गांधी के अलावा मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस,
बहुत सारे राजनेता इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। गांधी ने 10 साल बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। दांडी मार्च हो चुका है। अब गोलमेज सम्मेलन भी शुरू हो गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी गया नहीं। ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा कि गांधी नहीं तो कुछ नहीं। इस समय 1930 में गांधी जी सबसे ताकतवर एक राजनेता की हस्ती के रूप में विश्व के मानस पटल पर छा चुके हैं। अब गवर्नर वायसराय इरविन गांधी से एक पैक्ट करना चाहता है, गांधी से एक समझौता करना चाह रहा है। इसे कहते हैं दिल्ली समझौता। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? दिल्ली समझौता। ये आईएएस में आया हुआ है। इसे दिल्ली समझौते को क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। इस समझौते के तहत बहुत कुछ वार्तालाप होती है, बहुत कुछ एक्ट पारित होता है, लेकिन एक वो पॉइंट जो आप सुनना चाहते हैं वो ये है कि जितने भी क्रांतिकारी थे जो आंदोलन के वक्त कैद में जा चुके थे, या जितने भी अहिंसक क्रांतिकारी थे जिनको जेल हो चुकी थी, उन्हें सबको छोड़ा जाएगा। अब भारत की आम जनता ये बात को समझना नहीं चाहिए, बात नहीं समझ पाई, पकड़ नहीं पाई कि भाई ये जेल में तो भगत सिंह भी है अपना, क्या वो छूटेगा या नहीं छूटेगा? गांधी जी को यहीं से जनता ने एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। भारत में आंदोलन चल रहा है, भारत का युवा, भारत का जनमानस गांधी को ये कह रहा है कि देख भाई बाबा गांधी, आप में बहुत ताकत है। आपने अंग्रेजी सरकार को बहुत बड़े अपने हथियार से, अपने लठ से झुकाया बहुत बार। आप चाहें तो भगत सिंह को छुड़ा सकते हैं। अब आप यहीं से कुछ विद्यार्थी जो आईएएस के एग्जाम देना चाहते हैं, बड़ी एग्जाम देना चाहते हैं, समझें गांधी भी चाहता था कि भगत सिंह आजादी की लड़ाई में और आगे चले, क्योंकि वो साहसी था। और दुनिया में साहस जिसके पास होता है उसे परमात्मा भी पसंद करता है, और उसी रूप में गांधी भी भगत सिंह को पसंद करते थे। गांधी भी भगत सिंह को बचाना तो चाहते थे। अनेकों बार गांधी ने भगत सिंह के समर्थन में वायसराय को अपीलें की थी, जनमानस का हवाला दिया था। ध्यान से समझें, कुछ मूर्ख लोगों ने भारत की जनता में इस तरह का जहर घोल दिया कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। गांधी चाहता था भगत सिंह को बचाना। ये तो वो बात हो गई जिन्होंने बाइबल पढ़ा नहीं और ईसाइयों के बारे में बहुत कुछ बोल जाते हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ा नहीं और इस्लाम के बारे में बिना बात बोल जाते हैं, जिन्होंने सुभाष गांधी को पढ़ा नहीं कुछ भी बोल जाते हैं। सत्य को पढ़ना पड़ता है, ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। कहीं पर भी ऐसा उल्लेख आज तक नहीं मिला, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला माय डियर फ्रेंड्स कि भगत सिंह और गांधी के बीच में कोई मतभेद था, कि गांधी भगत सिंह को नहीं बचाना चाहते थे। गांधी भी भगत सिंह को बचाना चाहते थे, लेकिन खुद भगत सिंह की बातों को आप यदि जब देखोगे तो भगत सिंह के पिता ने जब अपील दायर की थी तो खुद भगत सिंह भड़क गए थे। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि मैं झुकूं, अर्थात मैं फांसी से बचूं। भगत सिंह खुद चाहते थे कि मैं फांसी पर चढ़ूं। तो स्पष्ट हो चुका है कि गांधी जी ने अनेकों बार कोशिश की थी, लेकिन वायसराय ने अनेकों बार गांधी के साथ में डिस्कस किया, बातों को समझा, लेकिन वायसराय ने गांधी को अंधेरे में रखा था। अब माय डियर फ्रेंड्स, वो समय जिसे आप सुनना चाहते हैं, गांधी की बात मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन आप वो समय जिसे सुनना चाहते हैं, और वो समय है माय डियर फ्रेंड्स कि अब क्या होगा। लोग कहते हैं कि गांधी जी इरविन के साथ पैक्ट कर रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं।
क्या वो भगत सिंह को नहीं बचा सकते? मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि गांधी भी चाहता था, लेकिन कभी कभार न चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। और अब वो समय नजदीक आया जिसे आप सुनना चाहते हैं। 24 मार्च 1931 फांसी का दिन आ गया, लेकिन जनमानस लाहौर की सड़कों पर उमड़ रहा था। भारत का तमाम बड़े राजनेता अपील पर अपील दायर कर रहे थे, तो वहां पर अंग्रेजी सरकार को लगा या वहां की जेल को लगा या वहां के जजों को लगा या उसको फांसी देने वालों को लगा कि कहीं अपील ऐसी नहीं आ जाए कि फांसी से भगत सिंह बच जाए। इसलिए एक पॉइंट आता है कि जहां 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी जानी चाहिए थी, एक दिन पहले क्यों दिया? क्योंकि जनमानस सड़कों पर खड़ा था। जनमानस को अंधेरे में रखा गया। माय डियर फ्रेंड्स, 23 मार्च 1931 रात के 7:33 पर जैसे ही जज हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, भगत सिंह के कक्ष में पहुंचे। सुनना ध्यान से। जैसे ही भगत सिंह को सूचना दी गई कि नहीं, आपकी फांसी का समय इसी समय है, कल नहीं आज होगी और इसी समय होगी, आप चलिए हमारे साथ। भगत सिंह मुस्कुराया और कहता है कि भाई साहब, मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं कुछ पढ़ रहा हूं। उस समय वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा एक टॉपिक अभी अधूरा है, मैं पहले इसको पूरा करूंगा और तब मैं आपके साथ फांसी के फंदे पर चलूंगा। यह है वो भगत सिंह। तो प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको क्या कह रहा हूं, फांसी पर चढ़ने वाला वो योद्धा इतिहास का जो कुछ समय बाद फांसी पर लटक जाएगा, लेकिन कुछ समय पहले उसके हाथ में क्या है? किताब है। तो किताब जिसके हाथ में होगी वो कौन होगा? वो साहसी होगा, वो निर्भीक होगा, वो इतिहास का अमर योद्धा होगा। वो है भगत सिंह। और समय आ गया 23 मार्च 1931 7:33 रात में। लोग सोच रहे थे कल जो होगा, अंग्रेजों ने धोखे से आज रात में ये कर दिया और उनको फांसी की सजा हो गई। उनके शवों को बोरियों में बांध दिया, उनको काटा गया और नहर में फेंक दिया गया। यह है वो भगत सिंह। क्या है? यह है वो भगत सिंह कि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। यह है वो भगत सिंह जिसे सीखा जा सकता है। क्यों अच्छा लग रहा है आपको ये भगत सिंह? हर त्याग करने वाला, हर परिश्रम करने वाला व्यक्ति दूसरों को अच्छा लगता है। तो आज के बाद आपने जब ये मुझे सुना, तो आज के बाद आप त्याग करना शुरू कर दें, परिश्रम करना शुरू कर दें। आप भी अच्छे लगोगे किसको? अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने नातेदार रिश्तेदारों को। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखें, इस तरह के जब दिवस आते हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ें। वो भगत सिंह जिनका इरादा बहुत बड़ा था, वो छोटे काम क्यों करेंगे? 23 साल जिया, लेकिन आने वाले सूर्य चंद्रमा जब तक रहेंगे तब तक जिंदा रहेगा। 23 साल का वो भगत सिंह कभी मर नहीं सकता। 23 साल का भगत सिंह इतिहास में अमर हो चुका है। और कहा जाता है कि युवा बदलते हैं, कहा जाता है कि युवा बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदलते हैं। कौन कहता है?
आज भगत सिंह पैदा नहीं होते, भगत सिंह तो पैदा होते हैं लेकिन नाम बदल जाते हैं। आप भी अपना नाम कमा सकते हैं, अपने माता पिता का, अपने कुल का, अपने परिवार का नाम आप शानदार काम करके और इतिहास में और इस दुनिया में अमर होने का इरादा बना लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं एक शानदार किसी और टॉपिक के साथ। जब तक इंतजार करिए अगले वीडियो का, और आप मुझे कमेंट्स में बताते रहिए क्या आप इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं, क्या मुझे यहां बदलाव लाना है। और शेयर भी कर दिया करो और सब्सक्राइबर भी कर लिया करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। शहीद आजम भगत सिंह।